हाँ जी दोस्तों, आवाज आ रही है तुम लोगों को? तुम लोग कास्ट, क्रीड, रिलीजियन, लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मत करो दोस्तों। ठीक है? तुम लोग दो लोग तेलुगु में बात करना शुरू कर दिए, दो लोग अपना हिंदी में बात कर रहे हैं। गाना का कैसा मजा आया सर गाना? अच्छा, किसको किसको मजा आया, किसको किसको नहीं आया? यस नो, यस नो, यस नो। जाहिद कह रहे अकेले अकेले कॉफी पी रहे हो? नहीं भाई, ग्रीन टी है, कॉफी नहीं है। ठीक है, मजा आया। जिनको नहीं आया डीजे समझ रखे हो मेरे को। डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो। Yes, please get familiar with each other, Shekhar. What we will do is this Sunday we will have a call, Zoom call. ठीक है, Zoom पे अपन गप मारते हैं। मेरे को भी तो तुम पता चलो तुम लोग कौन हो, तुम्हारी शक्ल दिखे पता चले तुम कहाँ से हो। इस सैटरडे संडे गप मारते हैं अपन, ठीक है? चलो। क्या होता है, वो आजकल घर पे बैठ के पढ़ने की वजह से ना वो क्लास की वाइब्स नहीं आती है, एंड आई लव दैट वाइब्स। एज अ स्टूडेंट तो ओए होए होए होए, जो क्लास में बैठ करके बेंच ठोका करते थे ना अपन। पर कोई नहीं, और कुछ नहीं तो जूम कॉल कर लेंगे, और जूम कॉल में तुम्हारे सामने जो टेबल रखा है तुमको जितनी मर्जी ठोकना। मैं तो मना ही नहीं करूंगा। हमारे टीचर तो मना करते थे क्योंकि स्कूल वो क्लास की प्रॉपर्टी थी। मैं तो तुम लोगों को मना ही नहीं करूंगा, बहुत बड़ा दिल है मेरा, तोड़ देना ठोक ठोक के। ठीक है? आ जाओ सर। चलो 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 चलो। पर्सनल लॉस अब तुम नहीं ठोकोगे, हाँ। अब तुम नहीं ठोकोगे, हाँ। चलो, वो असली मजा तो तब आता है ना जब फीस रिकवरी हो रही हो। हमने दिया है 50,000 रुपए फीस, हम ठोकेंगे, बकायदा हमारी प्रॉपर्टी है ये। चलो गाइस, शुरू करते हैं। सर कुछ छोटे छोटे और कॉन्सेप्ट्स हैं, वापस से कॉन्सेप्ट्स सुने सुने लगेंगे। सुने सुने नहीं, सुने सुने नहीं, वो जग सुना सुना लगे वाला, सुने सुने लगेंगे, सुना हुआ लगेगा। जैसे कि क्या, आप लोगों को पता है पब्लिक कंपनी क्या होती है वर्सेस प्राइवेट कंपनी क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट इज पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी? रुक जाओ, देखो दो सवाल है, एक जवाब मैं दूंगा, एक जवाब तुम दोगे। पब्लिक का मैं बता देता हूं डिफिकल्ट है, प्राइवेट का आसान है, वो तुम कर लेना, मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है? पर सर उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कहां पे ये सेक्शन डिफाइंड है। प्राइवेट कंपनी जो है वो सेक्शन 268 में डिफाइंड है, और पब्लिक कंपनी जो है वो सेक्शन 271 में डिफाइंड है। प्राइवेट कंपनी जो है वो 268 में डिफाइंड है, पब्लिक जो है वो 271 में डिफाइंड है। पब्लिक का डेफिनेशन डिफिकल्ट है भाई, तुम्हारा आया है भाई बता के जाएगा। प्राइवेट आसान है, वो तुम कर लेना। पब्लिक का डेफिनेशन क्या है सर? पब्लिक का डेफिनेशन मींस एनी कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी। अदर देन प्राइवेट कंपनी, अगर जो कंपनीज होते हैं उनको हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। वाह वाह सर, वाह 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 वाह। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो ना, अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो तो इस सब्सिडरी को भी पब्लिक कंपनी माना जाएगा। अ सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज आल्सो कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। तो सर अगर आप प्राइवेट कंपनी नहीं हो तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे, या अगर आप किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो तो आप पब्लिक कंपनी बन जाओगे, वरना आप प्राइवेट कंपनी कहलाओगे। तो सर अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फिर प्राइवेट कंपनी क्या है? तो वो तो तुम बताओगे ना, वो तो तुम बताओगे ना प्राइवेट कंपनी क्या होता है। क्या होता है सर प्राइवेट कंपनी? एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो तीन कंडीशंस मीट करती है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच सैटिस्फाइज थ्री कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन, आप किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। दूसरा, आप किसी चीज को लिमिट कर रहे हो। और तीसरा, किसी चीज को प्रोहिबिट कर रहे हो। There are three conditions that you have to take care of. First, you are restricting something. Second, you are limiting something. Third, you are prohibiting something. What are you restricting, sir? What are you restricting? Sir, मेरे को एक बार इंग्लिश छोड़ो, लॉ छोड़ो, लॉजिकली बताओ हो क्या है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में फर्क क्या है? देखो मेरे पापा हैं, मेरे के पापा के 6 भाई हैं, ठीक है, और उनकी 2 बहन है, तो टोटल कितने लोग हुए? 8 लोग हुए। अब अगर आप कपिल शर्मा देखते हो तो आप पूछोगे तो दादाजी करते क्या थे? एक बार मैंने भी पूछा, दे डिडंट टेक इट पॉजिटिवली, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे इतने सारे भाई बहन थे। सुन तो नहीं रहे? घर से निकाल देंगे, जगह भी नहीं है रहने की। एनीवे, तो सर सुनो ना, 6 भाई हैं 2 बहन है, ठीक है, 8 लोग हैं टोटल।
अब मेरे को एक बात बताओ, पापा के जो 6 भाई है ना, उन्होंने डिसाइड किया कि यार अपन ना एक बहुत बड़ा हाई स्केल का बिजनेस करते हैं, बट अपन ना ये इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप वगैरह के नाम पे नहीं करेंगे, अपन ना एक काम करते हैं, कंपनी खोल लेते हैं। तो कंपनी में दो ऑप्शन आए, पब्लिक कंपनी खोलेगी, प्राइवेट कंपनी खोले। तो इन्होंने बोला प्राइवेट कंपनी खोलते हैं। क्यों सर? प्राइवेट कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैं एक कंपनी खोलूंगा जिसमें हम ही लोग शेयर होल्डर हैं, हम ही लोग डायरेक्टर हैं, हम ही लोग काम कर रहे हैं, आपस आपस में बिजनेस हो रहा है, बहुत क्लोजली हेल्ड कंपनी है। प्राइवेट कंपनी को क्या कहते हैं? क्लोजली हेल्ड कंपनी है। हम लोग मार्केट में जाके किसी को शेयर नहीं देंगे। एक बार मैं गया, बोला पापा मेरे को भी शेयर्स दे दो कंपनी का। बोले ना ना, सिर्फ घर वालों को शेयर्स देते हैं हम। तब मेरे को पता चला घर वालों में कौन कौन आता है। बट एनीवे, प्राइवेट कंपनी जो है ये सब देख लेंगे ना मेरे पापा, तो तुम लोग अपने घर में जगह बना देना मेरे लिए, ठीक है? सुनो सर, सुनो, मैं तुम लोगों के इतने लंबे लंबे डाउट्स नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों, मैं कुछ समझा रहा हूं, वो तुम पहले सुन लो, फिर जो तुम पूछोगे वो मैं पढ़ लूंगा। तो दिमाग में आना जाना दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना। अभी जा रहा है तो तुम सुनो, फिर आएगा तब मैं सुनूंगा। अब मेरी बात सुनो। तो मैंने कहा पापा को, पापा मेरे को कंपनी में मेंबर बनाना है। पापा ने बोला नहीं। मैंने बोला क्यों? तो बोले हम लोग क्लोजली हेल्ड कंपनी, हम लोग ऐसा पब्लिक में ओपन नहीं जाते। मैंने बोला ठीक है। तो सर प्राइवेट कंपनी क्या होता है? क्लोजली हेल्ड कंपनी। पब्लिक कंपनी ऑन द अदर एंड क्या होता है? रिलायंस, जैसे कि लाखों शेयर होल्डर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो होता है पब्लिक कंपनी। तो सर अब आपको समझेगा कि प्राइवेट कंपनी तीन चीजें, कौन सी तीन ऐसी चीजें हैं जो प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करेगी। पहला, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब जो ये कंपनी इन्होंने बनाई थी ना सर, इसमें 6 शेयर होल्डर थे। ऐसा नहीं होगा कि एक शेयर होल्डर लेगा और अपने शेयर्स वो किसी रैंडम पर्सन को दे देगा। ना ना भैया, ये जो एक शेयर होल्डर अगर अपने शेयर्स किसी को बेचेगा ना, तो बाकी शेयर होल्डर का कंसेंट होना चाहिए। तो सर आप क्या करते हो? आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, आप प्रोहिबिट नहीं करते, आप रेस्ट्रिक्ट करते हो। क्या मतलब सर? रुको जरा बताऊंगा। आप रेस्ट्रिक्ट करते हो, प्रोहिबिट नहीं करते। आप रेस्ट्रिक्ट करते हो कि शेयर्स जो है इतनी आसानी से ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ कंडीशंस लगेंगे। दूसरा, आप लिमिट करते हो। लिमिट ऑन व्हाट? लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं कि लॉ ने बोला अप टू 200 हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं, 201 नहीं हो सकता भैया। मतलब क्या? अरे 500 लोग मिलके बोल रहे हैं प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, क्लोजली हेल्ड कंपनी। अरे 500 लोग कहां से क्लोजली हेल्ड हो गए? तुम पब्लिक कंपनी हो भाई, तुम्हारे 200 मेंबर से ज्यादा तुम प्राइवेट कंपनी में नहीं बना सकते। 200 मेंबर ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं बना सकते। सर 200 मेंबर होंगे तो चलेगा क्या? एग्जैक्टली 200। हाँ भाई एग्जैक्टली 200 होंगे तो चल जाएगा, 200 से ज्यादा मत रखियो। अब सर सुनो ना, ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स आए ना, नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें थोड़ा ना गेम आता है, वो मैं गेम आपको सिखाऊंगा, एक सेकंड। तीसरा है प्रोहिबिट। आप कुछ प्रोहिबिट करते हो। सर क्या प्रोहिबिट करते हो? बता दो, क्या प्रोहिबिट करते हो? आप प्रोहिबिट करते हो इनविटेशन टू सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक एट लार्ज। मतलब सर समझो, एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा को मैंने जाके बोला पापा आपके प्राइवेट कंपनी में मेरे को शेयर दे दो। पापा ने मना कर दिया, बोले क्लोजली हेल्ड कंपनी है बोले। और अगले दिन क्या, अपने इकोनॉमिक टाइम्स में फ्रंट पेज पे ऐड आ रखा है कि हमारी कंपनी है जिसको आगे इन्वेस्ट करना है करो। अरे कैसे करोगे? आप प्राइवेट कंपनी हो, आप कैसे सॉलिसिट कर सकते हो पैसे? आप कैसे पब्लिक से मांग सकते हो? आप नहीं मांग सकते, वो तो आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सर रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या फर्क होता है? सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? सिंपल है दोस्त, सुनो। अगर मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि रात के 11 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है, मैंने बोला पापा मम्मी से पूछ के चला जाऊंगा। बोले नहीं। भैया से पूछ के चला जाऊंगा। नहीं। भैया को साथ लेके चला जाऊंगा। बोले नहीं। तेरे को जाना ही नहीं है, रात के 11 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक तेरे को बाहर जाना ही नहीं है। इसको कहते हैं सर प्रोहिबिशन, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। लेकिन अगर मेरे पापा मेरे को यह बोले कि रात को 11 बजे के बाहर जा सकता है तू, लेकिन तेरे को पहले मम्मी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर तेरे को तेरे भैया का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर मेरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाके तू बाहर जा सकता है, तो इसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। कि मैं बाहर जा सकता हूं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन है, मेरे को अप्रूवल लेने पड़ते हैं। पर प्रोहिबिशन मतलब क्या? तुम कुछ भी कर लो, बाहर नहीं जा सकते। मेरे दोस्त को कुछ हो गया, नहीं जा सकते। किसी को नहीं जा सकते, नहीं मतलब नहीं। तो उसको कहते हैं सर प्रोहिबिशन और रेस्ट्रिक्शन। सर ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन में लॉ जनरली क्या करते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डालते हैं कि तुम ये करने के लिए रेस्ट्रिक्टेड हो, मतलब क्या, तुमको ये करने के पहले किसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। पर प्रोहिबिशन में मतलब तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम ये चीज नहीं कर सकते। तो वो वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, पहला वर्ड है रेस्ट्रिक्शन, दूसरा वर्ड है प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन में क्या, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब हम कुछ तो कंडीशंस लगाएंगे। और प्रोहिबिशन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब, पब्लिक से तुम मंगवा ही नहीं सकते, पब्लिक को तुम बोल ही नहीं सकते। अरे पब्लिक को बोल दोगे तो तुम पब्लिक कंपनी होगे ना, प्राइवेट कैसे हुए? ये तीनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली मतलब क्या सर? ये कंडीशन भी, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी, तीनों कंडीशन जब मीट होते हैं ना, तब जाके इसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी।
अब सर एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है, छोटा सा प्रॉब्लम क्या आता है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्राइवेट कंपनी का एग्जाम्पल देता हूं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरे वो पापा के 6 भाई वाली कंपनी का नाम है। अब क्या हुआ समझना, हमारे जो एम्प्लॉइज है ना, हमारी कंपनी में ना करीबन 20 एम्प्लॉइज हैं, हमारी कंपनी में 20 एम्प्लॉइज हैं। अभी इन एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, इन एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, इन एम्प्लॉइज को ऐसा फील करवाने के कि ये कंपनी मेरी ही तो कंपनी है, ऐसा फील करवाने के लिए हमने इनको एक चीज दी जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। सर किसको किसको पता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, किसको किसको नहीं पता एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या है? किसको किसको नहीं पता कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? ईसॉप, करेक्ट। किसको किसको नहीं पता? ठीक है, निकुंज एक ही बार बोलना है बेटा, एक ही बार बोलना है। ठीक है, कुछ बहुत सिलेक्टेड लोग हैं जिनको नहीं पता, बट बहुत सारे लोगों को पता है, पर मैं फिर भी एक बार समझाता हूं, सुन लो, ये जरूरी है आपके लिए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होते हैं? अभी देखो, मैंने पापा ने बोला प्राइवेट कंपनी है अपनी, प्राइवेट कंपनी है अपनी, तो पापा ने बोला ये जो एम्प्लॉइज है ना यार, इनमें थोड़ा ना जुनून आना चाहिए, जोश आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कंपनी का थोड़ा थोड़ा शेयर्स इनको दे देते हैं, थोड़ा थोड़ा शेयर्स इनको दे देते हैं। इनसे इनको क्या लगेगा, कंपनी मेरे पप्पा की है, तो वो लोग क्या करेंगे, जोश में काम करेंगे। तो सर ये जो आप एम्प्लॉइज को कंपनी के शेयर्स देने की बात करते हो ना, वो देने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। वो कैसे तरीका काम करता है समझना। आज अगर ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे ना, वैल्यू पर शेयर अगर आप निकालने जाओगे ना, तो आपको समझ आएगा एक शेयर 100 रुपए का है। आज अगर इस शेयर की बात करोगे तो एक शेयर 100 रुपए का है, ऐसा वैल्यू निकल के आएगा। और आज से 3 साल बाद आपको पता है कंपनी जिस तरीके से बढ़ रही है, इस शेयर का वैल्यू हो जाएगा 140 रुपया, इस शेयर का प्राइस हो जाएगा 140 रुपया। सर अभी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है तो क्या होगा, प्राइवेट कंपनी है तो आपको वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, मतलब आपको अलग से कोई एक्सपर्ट को हायर करना पड़ेगा और एक्सपर्ट को बोलना पड़ेगा भाई तू वैल्यूएशन करके दे। उसने बोला आज के डेट में शेयर की प्राइस 100 रुपए है, आज से 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद शेयर का प्राइस 140 रुपए हो जाएगा, या फिर 3 साल बाद 140 रुपए हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो पता है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉइज के पास गए और आप अपने एम्प्लॉइज को क्या बोले, देखो आपको क्या चाहिए कि एम्प्लॉय एक तो इस कंपनी में टिके, क्योंकि एम्प्लॉय हर बार छोड़ करके चला जाता है, तो आप चाहते हो कि वो कंपनी में टिके। तो आपने एम्प्लॉय को क्या बोला पता है, एम्प्लॉय सुन तेरे लिए खुशखबरी है, क्या पता है, आज ये शेयर का प्राइस 100 रुपए, कल को जाके 140 होना ही होना है। मैं तेरे को एक ऑफर दे रहा हूं, अगर तू इस कंपनी में 3 साल तक काम करेगा ना, 3 साल तक अगर टिक करके काम करेगा ना, तो 3 साल के बाद तेरे पास एक ऑप्शन रहेगा। क्या ऑप्शन रहेगा, इस कंपनी के 10 शेयर्स तू खरीद सकता है, और वो भी सिर्फ 70 रुपए में। आज शेयर 100 रुपए का है, कल 140 रुपए का होगा, तू उसको फिर भी 70 रुपए में खरीद सकता है, मतलब तू 70 रुपए में खरीदेगा वो शेयर और तू 140 में बेच पाएगा, मतलब तू 70 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा। पर वो एम्प्लॉय बोलेगा अरे सर, तो अगर शेयर का वैल्यू कम हो गया तो, आप बोल रहे हो शेयर का प्राइस 140 जाएगा पर शेयर का प्राइस 40 रुपए हो गया तो एम्प्लॉयर बोलेगा अरे तो मैं तो तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं ना, मैं तो तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, तेरे को लगेगा लेना चाहिए तो तू लेना, नहीं लेना चाहिए मत लेना, पर तू देख ले कंपनी जिस तरीके से पिछले 5 साल में ग्रो की है, आगे भी वैसे ही ग्रो करेगी। तो सर इसको कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। यू आर गिविंग योर एम्प्लॉइज एन ऑप्शन टू परचेज द स्टॉक ऑफ द कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो 70 रुपए है, जो प्राइस है, वो आज से आपने डिसाइड कर लिया, तो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, पहले से प्राइस डिटरमाइन किया हुआ, उस पर आप खरीदने का ऑप्शन दे रहे हो। इसको कहते हैं सर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब सर जब आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देते हो, मेरी बात ध्यान से समझना, ये मैंने क्यों समझाया। जब आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देते हो, मान लो आपकी कंपनी में 100 नहीं 120 एम्प्लॉय थे, मान लो आपकी कंपनी में 120 एम्प्लॉइज थे, या फिर ऐसा समझ लो 120 200 एम्प्लॉइज थे, ठीक है 200 एम्प्लॉइज थे, और वो 200 के 200 एम्प्लॉय को आपने ये ऑप्शन दिया। अब सर 200 के 200 एम्प्लॉय 3 साल रुक गए, और 200 के 200 एम्प्लॉय ने अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया, मतलब उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं 70 रुपए में खरीदूंगा, क्यों, क्योंकि तब शेयर की वैल्यू 140 रुपए थी, तो उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ सर, जैसे ही उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज करा, क्या वो शेयर होल्डर्स बन गए? हाँ सर वो शेयर होल्डर बन गए। शेयर होल्डर बनते ही वो यहाँ पे मेंबर बन गए। अब मेंबर बन गए 200 एम्प्लॉइज, तो 200 की लिमिट तो पार हो गई ना, आपकी तो मैक्सिमम लिमिट है 200 की, वो 200 की लिमिट पार हो गई, तो ये तो प्रॉब्लम है ना सर, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लॉ ने बोला बहुत सिंपल है भाई,
ये जो 200 का तुम कैलकुलेशन करते हो ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का, उस 200 में अपने एम्प्लॉइज को मत गिनना। मतलब जो आपके एम्प्लॉइज जब आपके एम्प्लॉयमेंट में थे उनको अगर तुमने शेयर्स इशू किया है तो उसको 200 के लिमिट में मत गिनना, एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉइज फ्रॉम द लिमिट ऑफ 200। सर आप समझे क्या? एक्सक्लूड दोज एम्प्लॉइज फ्रॉम द लिमिट ऑफ 200। सर एक बात बताओ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, अब इसमें ना तीन तरह के शेयर होल्डर हैं, तीन तरह के शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर 1 है, ये शेयर होल्डर 2 है, ये शेयर होल्डर 3 है। सर पहला है रामू काका। रामू काका क्या है पता है? अभी कंपनी के एम्प्लॉय है, जब एम्प्लॉय थे ना तभी इनको शेयर्स मिला था और अभी ये शेयर होल्ड कर रहे हैं। अभी एम्प्लॉय भी है, शेयर्स भी होल्ड करते हैं, और एम्प्लॉय थे तभी शेयर्स मिला था। दूसरा है श्यामू काका। श्यामू काका कौन है पता है? वो 3 साल पहले एम्प्लॉय थे, वो 3 साल पहले एम्प्लॉय थे, और जब एम्प्लॉय थे ना तभी उनको शेयर्स मिला था, पर आज वो एम्प्लॉय नहीं है। 3 साल पहले जब एम्प्लॉय थे तब उनको शेयर मिला था, पर आज वो एम्प्लॉय नहीं है। और तीसरे हैं कौन, और कौन आएगा भाई? राम श्याम और राम श्याम, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, मेरे तो दिमाग ब्लैंक हो गया अचानक से, बोलो सर। और एक राजू काका। अभी मैं क्या बनाऊं बताओ? एक है राजू काका। राजू काका क्या है पता है? वो अब सुनो सुनो, पहले वो शेयर होल्डर बने, बाद में वो कंपनी के एम्प्लॉय बने, मेरे को एक बात बताओ, बाबूराव, हाँ राजू काका नहीं, बाबूराव जो है, बाबूराव पहले शेयर होल्डर बना, पहले उसने प्राइवेट कंपनी में मेंबरशिप ले ली, बाद में वो क्या बन गया? एम्प्लॉय बन गया। कामू काका कहता है रोमन। अरे मेरी बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ, जो जब आप 200 का लिमिट काउंट करोगे तो आप कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए काउंट कर रहे हो? सर करंट ईयर के लिए काउंट कर रहे हो। इन तीनों में से कौन से एम्प्लॉय को इंक्लूड करोगे, किसको नहीं करोगे? सर देखो, रामू काका की बात करें तो वो अभी एम्प्लॉय भी है, एम्प्लॉयमेंट के दौरान ही उसको शेयर्स मिला है, तो वो अभी भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयमेंट के दौरान शेयर्स मिला है, तो इसको काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के हिस्से में शेयर मिला है उसको। पर श्यामू काका की अगर बात करो तो उनको 3 साल पहले एम्प्लॉय थे, 3 साल पहले ही उनको शेयर मिल गया था जब वो एम्प्लॉय थे, लेकिन आज वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, पर आज शेयर होल्ड करते हैं। सर तो भी उनको काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने उनको एम्प्लॉयमेंट के चलते तुमने शेयर्स दिया ना, तो आज वो एम्प्लॉय है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, शेयर तो वो होल्ड करेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? उसको आप क्या करोगे? आप उसको काउंट नहीं करोगे। पर सर ये जो बाबूराव है ना, बाबूराव पहले शेयर होल्डर बना, बाद में एम्प्लॉय बना, तो बाद में एम्प्लॉय बना तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप इसको 200 की लिमिट में काउंट करोगे। सर 200 की लिमिट में काउंट करने से अच्छा है कि नहीं करने से अच्छा है? सर कंपनी तो ये चाहेगी कि भाई काउंट मत हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सके। लेकिन सर यहां पे देखो, बाबूराव पहले शेयर होल्डर बना, बाद में एम्प्लॉय बना, तो तुमने एम्प्लॉय के नाम से उसको शेयर्स दिया क्या? नहीं ना, तो तुम उसको इंक्लूड करोगे। बहुत सिंपल सी बात है सर। आपके एम्प्लॉय की कैपेसिटी में अगर आपने किसी को शेयर्स दिया है तो उसको माफ कर देना भाई, वरना सबको 200 की लिमिट में ले लेना। ये आपके 200 की लिमिट की बात है सर। 200 के लिमिट तक अगर आप मेंबर्स हो तो 200 की लिमिट तक अगर आप मेंबर्स रख सकते हो, आप रिस्ट्रिक्टेड ट्रांसफर से, प्रोहिबिटेड है पब्लिक के इन्विटेशन से। सर एक लास्ट चीज, मैं और मेरी वाइफ है, शादी नहीं हुई है हमारी, पर मेरे इमेजिनेशन में मेरी एक वाइफ है। मैं और मेरी वाइफ हर जगह जब जाते हैं, ऐसे एक नारियल पानी लेते हैं, 2 स्ट्रॉ से पीते हैं, ऐसे सारी चीजें शेयर करते हैं, एक थाली लेते हैं, दोनों खाते हैं। हमने शेयर्स भी जब खरीदा ना तो हमने जॉइंट नेम से खरीदा, जॉइंट नेम से शेयर्स खरीदा, मतलब हमने बोला शुभम और वाइफ दोनों का मिला करके शेयर। अब मेरे को ये बताओ, उनको 2 अलग अलग मेंबर्स गिनोगे कि उनको एक मेंबर गिनोगे? सर वो 2 जिस्म एक जान है, उनको आप एक ही मेंबर गिनोगे। जब अगर 2 लोग जॉइंट नेम से भी शेयर्स खरीदते ना, उनको 2 अलग अलग लोग मत गिनना, उनको एक ही गिनना। यू विल कंसिडर इट एज वन। क्यों? क्योंकि 2 जिस्म एक जान है सर वो लोग। ठीक है, अब सर ये हो गया आपके प्राइवेट कंपनी का पूरा डेफिनेशन। एक बार प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बुक से पढ़ लेते हैं, आ जाओ सर, प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन 2 सबसेक्शन 68। 268 प्राइवेट कंपनी क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। सर ये आप ना जो पढ़ाते हो वो तो रहता नहीं है बुक में, अचानक से ही क्या आ गया? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आदित्य कहता है ओ मा गॉड टू लव, ओ मा गो, गॉड नहीं, ओ मा गो टू लव। हाँ करेक्ट आदित्य, बस वही नालायक। सुनो मेरी बात दोस्तों,
प्राइवेट कंपनी के केस में एक कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, मतलब सर एक प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए पहले यहां पे लिखा हुआ होता था कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख होगा, 50 लाख होगा, कुछ भी होगा, पर अब इन्होंने लिमिट हटा दिया और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम प्रिस्क्राइब करना, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया है, देयर इज नो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, सो द पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट आर्टिकल्स। सर विच बाई इट्स आर्टिकल्स मतलब क्या? जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ये तीन चीजों को कंट्रोल करता है, जो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये तीन क्लॉज डाल रखा है। पहला, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना रिस्ट्रिक्ट करते हो। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी। सर वन पर्सन कंपनी मतलब क्या होता है? एक इंसान जब अपने आप को कंपनी बना लेता है तो उसके नाम का जब कंपनी बना लेता है उसको वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। बहुत डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ जॉइंट होल्डिंग ट्रीट देम एज अ सिंगल मेंबर, दो जिसमें एक जान। प्रोवाइडेड फर्दर दैट फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, जब आप नंबर ऑफ मेंबर्स गिन रहे हो तो इन लोगों को मत इंक्लूड करना। पहला हो गया पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो लोग जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, and persons who have been formerly in employment of the company, were members of the company while in that employment and have continued to be members after the employment ceased। मतलब पहले मेंबर थे, पहले एम्प्लॉय थे, तब उन्होंने मेंबर बने थे, अभी वो एम्प्लॉय तो नहीं है पर मेंबर रहना कंटिन्यू कर रहे, तो उनको भी मत इंक्लूड करना भाई। पर अगर पहले तुम मेंबर थे, आज अगर एम्प्लॉयमेंट में आए हो तो तुम उसको इंक्लूड करोगे 200 के लिमिट में। इसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज फॉर द कंपनी, आप किसी भी पब्लिक को अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बुला नहीं रहे हो, आपको इन्विटेशन नहीं दे सकते। ये तीन कंडीशन मीट होंगे तभी आप प्राइवेट कंपनी बनोगे, ठीक है। अब सर सुनो, जब आप प्राइवेट कंपनी पढ़ लिए तो पब्लिक कंपनी भी पढ़ी लो। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ सब प्राइवेट कंपनी एंड हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। Provided that subsidiary of a public company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even when where such subsidiary continues to be private company in its article। क्या बोला है सर? चलो सर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। ये लो सर एक और सवाल जिसका जवाब तुम दोगे गलत और उससे कुछ सीखोगे। लो शर्त मेरी, गलत जवाब दोगे, एक ही सवाल पूछूंगा, सुनो। सर आपको एक चीज पता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर होती है ना तो उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ता है। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ही पड़ता है। अब सर मेरी बात सुनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक कंपनी है, उसके नीचे रिलायंस जियो करके एक कंपनी है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये इसके आर्टिकल में लिखा हुआ है कि तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन है टू ट्रांसफर शेयर्स, तुम्हारा लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, तुम्हारा लिमिट ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स 100 है, तुम 100 से ज्यादा मेंबर नहीं रख सकते, और तीसरा तुमको प्रोहिबिटेड है शेयर पब्लिक को इनवाइट करना। मेरा सवाल यह है कि रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है कि पब्लिक कंपनी है? इज रिलायंस जियो प्राइवेट लिमिटेड अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी? सर वैसे कायदे से तो अगर आप आर्टिकल्स को देखोगे तो आर्टिकल्स को देख करके तो ये लग रहा है कि ये प्राइवेट कंपनी है, आर्टिकल्स को देख के तो सीधा सीधा ये लग रहा है ये प्राइवेट कंपनी है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो ना, तो भले ही आप आर्टिकल से प्राइवेट हो पर हम आपको डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। भले तुम प्राइवेट हो हम तुमको डीम्ड पब्लिक मान लेंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों क्यों ऐसा मान लोगे? अरे भाई पब्लिक मतलब क्या था? पब्लिक कंपनी मतलब हम चाहते थे क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी हो मतलब बहुत कम पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, करेक्ट। प्राइवेट मतलब हम क्या चाहते थे? पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो। पर तुम मेरे को एक रिलायंस जियो की बात बताओ, रिलायंस जियो में पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं है? अरे कैसे नहीं है, इसमें 50% से ज्यादा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करता है और इसमें 1 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर है। तो भाई ये 1 लाख लोग इनडायरेक्टली तो इसमें इन्वेस्टेड है ही ना, तो ये प्राइवेट कैसे हुई? सिर्फ आर्टिकल में लिख देने से प्राइवेट हो जाते हो क्या? लॉजिकली तो नहीं हुए ना, लॉजिकली तो इतने सारे पब्लिक का स्टेक होल्डर तुम पे है ना, तो इसलिए अगर आप एक पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी हो ना तो हम आपको डीम्ड पब्लिक मान लेंगे। तुम्हारे आर्टिकल में जो भी लिखा हो हमको नहीं फर्क पड़ता, समझे सर?
मुक्ता ने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, सर स्टेक कितना है, सर स्टेक कितना है। तो अगर आप सब्सिडरी हो तो ही बात करना, अगर एसोसिएट हो ना तो जाने दे भाई, एसोसिएट में अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक कंपनी के अगर सब्सिडरी बन जाते हो तो आप भले आर्टिकल से, दिल से भले तुम प्राइवेट कंपनी हो, लेकिन तुमको हम स्टेटस पब्लिक कंपनी का देंगे, मतलब तुमको पब्लिक कंपनी वाले सारे प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझे? बोलो समझे बच्चे, बोलो समझे, बोलो समझे, बोलो समझे। हाँ सर समझ गए। अब सर सुनो, अब छोटी मोटी और थोड़ी सी चीजें हैं जो मैं आपको बता करके, आपको कुछ क्वेश्चंस करा करके आजाद कर दूंगा। आजाद कर दोगे? सर देखो, कंपनी का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया। कंपनी मतलब क्या सर? कंपनी मतलब अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है, और ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में लिखा है। सर ये याद कर लो, 2 सबसेक्शन 20 में लिखा हुआ है कंपनी क्या होता है। ठीक है, तो सर बीसी क्या होता है? अरे ना 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 भाई ना, तुम मत बोलो, तुम, मैं बोलूंगा, तुम मत बोलो, तुम मत बोलो। जैसा मेरा सवाल निकल करके आया है तुम्हारे मन में बॉडी कॉर्पोरेट तो नहीं आ रहे, ठीक है? तुम मत बोलो, मैं बोलूंगा। सर बीसी मतलब, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। बॉडी कॉर्पोरेट, जैसा मैं स्टूडेंट था ना, बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मैं टीचर हूं, और मेरे दिमाग के पीछे में जाकर के एक बैक बेंचर बैठता है, लास्ट बेंच में एकदम, और वो ऐसे ऐसे रिप्लाई मारता है मेरे क्वेश्चंस के कि मैं खुद डर जाता हूं। भाई नहीं, शांत शांत शांत। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट, हाँ बॉडी कॉर्पोरेट। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइंड है आपके सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 में। 2 क्लॉज 11 में क्या डिफाइंड है? बॉडी कॉर्पोरेट। 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है सर? बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आती ही आती है, बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आती ही आती है, उसके साथ साथ वो कंपनी भी आ जाती है जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं। वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए हैं, जैसे कि टेस्ला हो गया, वो लोग आपके बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो कंपनी मतलब क्या सर? जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुए, और बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या? जो बाहर भी इनकॉर्पोरेट हुए, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आ जाते हैं। ये 220 है और ये 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज 11 है। रोमन कहता है क्यों हिला डाला ना। श्रेष्ठ कहते हैं सर हमने तो बॉडी कॉर्पोरेट ही सोचा, राम राम राम। हाँ श्रेष्ठ, मेरे को पता है कितना राम राम राम। चलो सर, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी और शेयर्स हमने पढ़ लिया, सेक्शन 2 क्लॉज 21 22 है, पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी हमने पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी पढ़ लिया, पब्लिक कंपनी पढ़ लिया। गवर्नमेंट कंपनी याद कर लो दोस्तों, 2 क्लॉज 45 है। प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज 68 है, और पब्लिक कंपनी 2 क्लॉज 71 है। सर ये रिवीजन कैसे हो, सर ये याद कैसे होगा? ये याद सिर्फ रिवीजन कर करके होगा, याद सिर्फ रिवीजन कर करके होगा कि गवर्नमेंट कंपनी 245 है, प्राइवेट कंपनी 268 है, और पब्लिक कंपनी 271 है। सर प्राइवेट और पब्लिक में कंफ्यूजन होता है, 268 है कि 271 है। तो सर 268 प्राइवेट कंपनी, 271 पब्लिक कंपनी, कैसे याद रहेगा भाई? आर पहले आता है कि यू पहले आता है? देखो पी और पी तो सेम है, आर पहले आता है कि यू पहले आता है? आर पहले आता है ना, तो अल्फाबेटिकली 268 प्राइवेट कंपनी हो गया, 271 पब्लिक कंपनी हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सो सर 245 गवर्नमेंट कंपनी है, 268, कोई मेरे को बता सकता है 285 क्या है? 2 क्लॉज 85 क्या है, कोई बता सकता है? कैन समवन टेल मी व्हाट इज 2 क्लॉज 85? सर 2 क्लॉज 85 क्या है? स्मॉल कंपनी, करेक्ट, गुड। वाह 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 वाह, क्या शानदार, सबको याद है। सर अब चलते हैं, बोर्ड क्या होता है? व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कौन सा बोर्ड? सर बोर्ड मतलब कौन सा बोर्ड? सर ये जब बोर्ड कहते हैं ना, तो बोर्ड का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब बहुत सारे डायरेक्टर्स मिल, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनको इकट्ठा संबोधित करो, एड्रेस करो। इफ यू एड्रेस टू ऑल द डायरेक्टर्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको हम प्यार से बोर्ड भी बुलाते हैं। ठीक है सर। अब बुक्स एंड पेपर्स क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? What is books and paper? This definition you will come across this definition a lot. By the way sir, मैंने ये चार्ट बनाया था, मैं आपको दिखाई नहीं पाया। मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ऑथराइज शेयर कैपिटल से लेकर के कॉल्ड अप शेयर कैपिटल तक कैसे आते हैं, पर मैंने आपको वैसे भी अच्छे से समझा दिया। देखो जैसे ये ब्लू बॉक्स है ना, पूरा का पूरा, ये जो पूरा ब्लू डब्बा है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, पूरा बड़ा ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसमें से आपने डिसाइड किया कुछ इशू करते हैं, उसको आप कहते हो इशूड शेयर कैपिटल। उसमें से कुछ सब्सक्राइब हुए, उसको आप कहते हो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसमें से कुछ आपने मंगवाया, उसको कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो ये जो बचा हुआ पैसा है ना, इसको कहते हैं
अनकॉल्ड कैपिटल। अब जो आपने मंगवाया अगर वो पूरा का पूरा पे हो जाता है तो वो पेड अप कैपिटल कहलाता है, और जो बच जाता है वो कॉल्स इन अरियर कहलाता है। मतलब बेसिकली एक डायग्राम बनाने की कोशिश की थी, इतनी अच्छी बनी नहीं, पर मैंने नीचे जैसे समझाया उससे काम हो गया होगा आपका। अब मेरी बात सुनो सर, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बुक्स एंड पेपर समझा रहा था, राइट? चलो सर, बुक्स एंड पेपर्स में क्या क्या आता है? बुक्स एंड पेपर इज इक्वल टू बुक्स और पेपर, दोनों सेम है सर। क्यों सर, क्यों? क्योंकि बहुत बार आगे चल के ना हम कंपनीज एक्ट में सेक्शंस पढ़ेंगे आगे, मतलब एक्चुअली सीए फाइनल में पढ़ेंगे कि अगर आप किसी कंपनी पे रेड मार रहे हो, अगर आप किसी कंपनी पे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, रिलायंस जियो पे किसी कंपनी पे रेड मार रहे हो, तो रेड के प्रोविजन में, रेड मतलब क्या सर? रेड मतलब जा करके उनके कागज पत्र जब्त करके आना। करेक्ट स्वाति, कागज पत्र। तो आप कागज पत्र में क्या जब्त करके आ सकते हो? तो उन्होंने कहा बुक्स ऑफ पेपर्स में ये चीजें आप जब्त कर सकते हो। क्या 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 चीजें सर? मैं बताता हूं आपको। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गया। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, जितने भी आपके डीड्स हो गए, जितने भी आपके रिपोर्ट्स हो गए, और उसके अलावा सर जितने भी आप जितने भी पेपर सोच सकते हो, अगर आपके वाउचर्स सोच लो आप, आपके वाउचर्स हो गए, डीड्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, ये सारी चीजें आपके बुक्स एंड पेपर्स हो जाती है। ये सारी की सारी चीजें आपके बुक्स एंड पेपर्स के डेफिनेशन में आ जाती है। सर अब एक बात बताओ, आपने कहा बुक्स एंड पेपर्स इज इक्वल टू बुक्स और पेपर, मतलब क्या? मतलब आप दोनों वर्ड को, हाँ मिनट्स हो गए, करेक्ट, थैंक यू, और आपके जितने भी अग्रीमेंट्स हो गए, थैंक यू, ये सारे के सारे आपके बुक्स एंड पेपर्स के डेफिनेशन में आते हैं। वो चाहे बुक्स एंड पेपर बोल लो या बुक्स और पेपर बोल लो, सारे की सारी चीजें आती है। रजिस्टर्स भी आ गए, करेक्ट, आपके जितने रजिस्टर्स हैं वो भी आ गए, ये सारे आपके बुक्स हैं। बस 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 अपन वो पढ़ेंगे सारा कुछ क्या आता है, बट ये आपका बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स और पेपर्स में आता है। अब सर इसमें आपने एक चीज कहा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वही वही चीजें आती है, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं सर। पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जब आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे इन्होंने बैलेंस शीट नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है असेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट। इन्होंने पीएनएल नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट। इन्होंने कैश फ्लो नहीं लिखा, इन्होंने मनी रिसीव्ड एंड मनी स्पेंड एक्सपेंडेड स्टेटमेंट। तो सर इसको कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो सारी चीजें हैं ना, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बुक्स एंड पेपर्स। उसके अलावा आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी डीड्स हैं, डीड्स मतलब क्या सर? आगे चल के हम बहुत सारे डिपॉजिट, ट्रस्ट डीड्स, ऐसे करके डीड्स अलग अलग पढ़ेंगे, वो डीड्स भी आपके बुक्स एंड पेपर्स में आ जाते हैं। वो रिपोर्ट्स कोई भी अगर है, कोई रजिस्टर है, अगर आप कोई रजिस्टर मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि एक रजिस्टर अगर आपको पता होगा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिनका नाम आता है वो आपके मेंबर्स कहलाते हैं। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स भी आपका बुक्स एंड पेपर्स में हो गया। आपके मिनट्स, मिनट्स मतलब क्या सर? मिनट्स मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूं, मिनट्स मतलब क्या? आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये लोग जब जब मीटिंग करते हैं ना, ये लोग जब जब मीटिंग करते हैं ना, तो बाजू में एक बंदा बैठ करके उस मीटिंग का सारा डिस्कशन को पेपर में लिख रहा होता है, ताकि बाद में रिकॉर्ड्स रहे, ताकि बाद में हिसाब रहे। सर आजकल तो मीटिंग सारा जूम वूम कॉल से होता है, तो रिकॉर्ड भी हो जाता है, पर उसके अलावा भी मिनट्स बनते बनते हैं जिसमें वो सारी चीजें लिखता है, और इसको कहते हैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। ये आपकी जिंदगी हराम कर देगा जब आप, सो आई एम सो सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, ये आपके जीवन में बहुत तकलीफ लाएगा जब आप आर्टिकलशिप करोगे, ठीक है? सर सुनो, सर सुनो, निकल जाती है, क्या करें अभी, मेरी बात सुनो। ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। मिनट्स ऑफ द मीटिंग मतलब क्या? आपके मीटिंग का पूरा समरी लिखा हुआ। कौन लिख रहा है सर? यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो बैठ करके लिख रहे हैं, ठीक है? अब मेरी बात सुनो। बोर्ड ऑफ मिनट मीटिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सब करेक्ट, यस, ओके। नाउ ये आपके बुक्स एंड पेपर्स का डेफिनेशन है। चलो बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेफिनेशन भी मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूं। बुक्स एंड पेपर्स और बुक्स और पेपर इंक्लूड्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स, रजिस्टर्स। ये सारी चीजें आपके बुक्स एंड पेपर में आती है। इसमें इसका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, वॉर्म डीवीडी। पहले डीवीडी कैसे ऐसे आपकी डीवीडी प्लेयर में लगाओ तो वो घूम घूम के कैसे गर्म हो जाता था ना, वैसा वॉर्म डीवीडी। क्या वाहियात बनाया है सर। इससे तुम देखो, इसमें एक भी वावल्स नहीं है, कैसे बनेगा? एक वावल दे रखा है बस, एक और दो, और उसमें कोई भी ऐसा कनेक्टर नहीं है, वर्ड्स बनाने लायक बन ही नहीं सकते। फिर भी चलो वॉर्म डीवीडी सर। वॉर्म डीवीडी मतलब क्या? राइटिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, रजिस्टर्स हो गए, मिनट्स हो गए, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हो गए, डीड्स हो गए, और आपके वाउचर्स हो गए। ये सारे आपके बुक्स एंड पेपर्स में आते हैं।
ये चाहे आपने पेपर फॉर्म में बना रखा हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पेपर फॉर्म में मतलब क्या, आप एक्चुअल में रजिस्टर फिजिकली मेंटेन करते हो या आप टैली में एक्सेल में मेंटेन करते हो, फर्क नहीं पड़ता, पेपर या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सारे आपके बुक्स एंड पेपर्स में आते हैं। अब सर बुक्स एंड पेपर्स में जो बुक्स एंड अकाउंट्स है उसका क्या मतलब है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब यह है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स records maintained in respect of all sums of money received and expended by the company and matter in relation to which such expenditure took place। मतलब क्या पैसे आए और खर्च हुए, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा, ऑल सेल्स एंड परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पीएनएल की बात कर रहे हैं। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटी, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। और एक पॉइंट इन्होंने बोला, द आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। सर ये आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा जब अपन सेक्शन 148 समझेंगे। जब अपन सेक्शन 148 समझेंगे पढ़ेंगे तो दो चीजें होगी, एक तो 148 पढ़ने के बाद ये आपको समझ आ जाएगा, दूसरा आप बहुत खुश हो जाओगे क्योंकि उस दिन आपका कॉर्पोरेट लॉ मम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। So I have a nephew now. I have a nephew, तो because तुम लोग मेरे को और बहुत सुनने वाले हो, I have a nephew who is like 1.5 year old, तो उसके साथ ऐसी बातें कर करके निकलता है थोड़ा थोड़ा, मम हो जाएगा, ठीक है, मम मीन्स खत्म हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है सर? आपका मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, आपका सेल्स एंड परचेजेस, असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 148। जिनको पता है उनको पता है, कॉस्ट शीट की बात कर रहे हैं। पर सर इसको 148 में अपन डिटेल में समझेंगे, ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। सर एक बात समझो, ये जो डेफिनेशन वाला चैप्टर है ना, इसमें इन्होंने इतना भारी भारी डेफिनेशन दे रखा है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी रिलेटिव, जो सीए फाइनल वाला स्टूडेंट पढ़ता है ना तो उसकी तेल निकल जाती है, सीए फाइनल वाले की तेल निकल जाती है, सीए इंटर वालों का क्या होगा? पर सर सीए इंटर वालों का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि चैप्टर 1 से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, पर ये ब्रॉडली आपका बुक्स एंड अकाउंट्स और बुक्स और पेपर का डेफिनेशन था। उसके अलावा अपने को डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेटवर्थ अपने को पढ़ना है और रजिस्ट्रार अपने को पढ़ना है और ऑफिसर इन डिफॉल्ट अपने को पढ़ना है, पर उसमें अपने को टाइम लगेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, कल मैं आपको बाकी बचे हुए डेफिनेशंस पढ़वा के वी विल मूव ऑन टू द सेकंड चैप्टर, बट लेट्स नाउ डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर क्वेश्चन बैंक। गाइस, द नोट्स दैट हैव बीन अपडेटेड इन दी गूगल ड्राइव, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप में शेयर किया गया है, तो वो अगर आपने व्हाट्सएप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको ईमेल में व्हाट्सएप का लिंक आया होगा। बाद में जो स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख रहे हो, आपको वो व्हाट्सएप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा गूगल ड्राइव का लिंक मेल पे आएगा, पर आप लोगों को कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वहां पे मैंने समरी नोट्स और चैप्टर क्वेश्चन बैंक का दोनों का मैंने फाइनल वर्जन जो है वो अपडेट करके रख दिया है, तो आप उसको प्रिंट मार के बकायदा उसको अपने डॉक्यूमेंट में रख सकते हो। इसी तरीके से कल तक मैं आपको चैप्टर 2 का शेयर कर दूंगा, फिर हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे, फिर मैं चैप्टर 3 का शेयर कर दूंगा, फिर चैप्टर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। नितिन कह रहा है प्लीज रीसेंट, नितिन आपको भेजूंगा, फिर 2 लोग और आएंगे, प्लीज रीसेंट आपको भेजूंगा, जरा आपस में हेल्प ले लो, मेरे को थोड़ा पढ़ाने में फोकस करने दो, तुम आपस में हेल्प ले लो, मैंने व्हाट्सएप पे तो शेयर कर ही दिया है, ठीक है। यस मुक्ता, सेम लिंक पे ही अपडेटेड होता रहेगा, मैंने आपको मास्टर लिंक दे दिया है, उसी के अंदर चीजें अपडेट होते रहेगी, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पे मांग सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहां से मांग सकते हो। ये मैं लाइव स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड जो बाद में देख रहे हैं उन लोगों को कोई व्हाट्सएप टेलीग्राम का टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वैसे मिल जाएगा वहीं पे आपकी ईमेल में, लेकिन गूगल ड्राइव का लिंक भी ईमेल में मिल जाएगा। ईमेल आपको स्पैम में मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो टेंशन मतलब सारी चीजें ईमेल में, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर लिस्ट ऑफ डेफिनेशन टू लर्न भी बता दीजिए। अबे मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, कल टेंशन मत लो, लिस्ट ऑफ डेफिनेशन टू लर्न भी मैं आपको बता दूंगा। अब सर मेरे साथ कुछ क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट पहले तो क्वेश्चन 1 करो, फटाफट क्वेश्चन 1 करो। मैं आपको रीड करने का, सुनो, हाउ विल वी सॉल्व क्वेश्चन बैंक, आप लोगों को अपनी स्पीड बनाए रखनी है। और मैं रिकॉर्डेड वालों को भी बोल देता हूं, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल भी पॉज करके क्वेश्चन नहीं करोगे। जितना समय मैं क्वेश्चन पढ़ने का क्लास में दूंगा उतने ही समय में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, वरना आपको समझना होगा आपकी स्पीड कम है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे जो इंटर का क्वेश्चन पेपर है ना, पहले क्वेश्चन पेपर 4 पेज का हुआ था, अब क्वेश्चन पेपर 8 पेज के आने लग गए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के वही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन के लेंथ बढ़ गए हैं। वही क्वेश्चन पूछते हैं पर उस क्वेश्चन का लेंथ बढ़ गया है, तो आपको अपना रीडिंग
स्पीड ट्रिपल करना पड़ेगा। तो रीडिंग स्पीड ट्रिपल करने के लिए हम जो भी क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी पॉज करके नहीं देखोगे, आप बिल्कुल भी 2x पे नहीं देखोगे। जैसे ही क्वेश्चन बैंक शुरू होगा आप 1x पे स्पीड ले आओगे और जितना समय मैं क्लास पे दूंगा उतने समय तक ही रीड करोगे। अब क्लास वाले कैसे डिसाइड करेंगे सर? जैसे ही मेरे को 5 लोग क्वेश्चन पढ़ के हो गया बोल देंगे, मैं आंसर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए टाइम दूंगा, जैसे ही 5 लोग हो गया बोल देंगे, मैं क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, रीड। फर्स्ट 5 पीपल सेज हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 5 नहीं सर, मैं 10 लोगों के डन का मैसेज का वेट करूंगा। 10 लोग डन का मैसेज देंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। 10 लोग आराम से दे देंगे। हो गया सर, 10 लोगों का डन आराम से आ गया। सुनो सर क्या बोल रहे हैं। एक कंपनी है सारस प्राइवेट लिमिटेड। सारस प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसमें जीवन और सुधीर का शेयर होल्डिंग है। सारस प्राइवेट लिमिटेड है जिसके 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। ठीक है, उस कंपनी में जीवन 3 लाख शेयर होल्ड करते हैं और सुधीर 50,000 शेयर होल्ड करते हैं। 3 लाख और 50,000। और ये जो दोनों हैं ये पीयूष के सब्सिडरी हैं। पीयूष के सब्सिडरी है, पीयूष इनका कॉमन पेरेंट है। सवाल ये है क्या सारस जो है वो पीयूष का सब्सिडरी है? सर हमको पता है हमारी सब्सिडरी अगर किसी कंपनी में शेयर होल्ड करती है तो उसको हम टोटल में ले लेते हैं जब हम सब्सिडरी के लिए निकाल रहे होते हैं परसेंटेज होल्डिंग। अब सर सारस का 8 लाख शेयर होल्डिंग है तो इसका 50% कितना होता है? 4 लाख। अगर एक कंपनी है जो 4 लाख से ज्यादा अगर शेयर होल्ड करती है सारस के, तो सारस उसकी सब्सिडरी हो जाएगी। पर पीयूष इस केस में 3 लाख और 50,000 शेयर ही होल्ड कर पा रहे हैं, तो टोटल 3.5 लाख हुआ। तो 3.5 लाख 3.5 लाख हुए, तो 3.5 लाख हुए, तो पीयूष की सब्सिडरी नहीं कहलाएगी सारस। सारस विल नॉट बी अ सब्सिडरी ऑफ पीयूष बिकॉज द शेयर होल्डिंग इज लेस देन 4 लाख। But would your answer be different if Piyush has 8 out of 9 directors on the board? He is not having that much shareholding, but Saras has 9 people in its board of director. Out of that 9 people, 8 people are selected by Piyush. In that case, will it be direct? Will it be considered as subsidiary? The answer is yes, because you are controlling the company in different form. You have control over the composition of the board of directors of the company, and hence you can call Saras your subsidiary if that were the case. एक बार आंसर रीड करो सर, एक बार मेरे साथ आंसर रीड करो और हो जाए तो डन का मैसेज देना। आराम से रीड करो, कोई घाई नहीं है, आप लोगों को समझना है। आंसर रीड करो, हो जाए तो डन का मैसेज देना। सर ये आंसर में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन होगा। ये जो टोटल शेयर कैपिटल है ना, ये टोटल शेयर कैपिटल नहीं आएगा, ये वोटिंग पावर आएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑफ May 2019
और इसमें मेरे से अमेंडमेंट रह गया, इसको मैं अमेंड कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं अमेंड कर दूंगा। आप लोगों के पास जब आप प्रिंट आउट लोगे तो आप इसको यहाँ पे वोटिंग पावर लिख लेना, अगर ऑलरेडी नहीं लिखा है तो मैं वैसे फाइल रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। सर अब एक सवाल आया मेरे मन में, मेरे को एक बात बताओ, मेरे मन में एक सवाल आया कि सर ये चीज तो समझ आ गई, लेकिन ऐसा हम अगले जन्म तक भी नहीं लिख पाएंगे सर। चीज समझ में तो आ गई अपने को, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था, लेकिन हम लिख नहीं पाएंगे सर, ऐसा क्या करें उसका। देखो दोस्त, पहली बार जब आप पढ़ते हो ना, तो आप सिर्फ लॉ का लैंग्वेज डेवलप करो धीरे धीरे। जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे ना, वी विल हैव टू स्विच टू अ समथिंग, आपने सुना नहीं होगा, एक मेथड होता है, उसको हम कहते हैं रट्टा। रट्टा मतलब क्या, आपको वो सीक्वेंस याद करना पड़ेगा कि कैसे पॉइंटर्स में डिवाइडेड है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे पॉइंटर्स में डिवाइडेड है। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स इन रिगार्ड टू होल्डिंग कंपनी, मीन्स अ कंपनी जिसमें पॉइंट ए आप कंट्रोल रखते हो, पॉइंट बी आप उसमें आधे से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करते हो। उसके नीचे कुछ तो प्रोवाइजो था, ये प्रोवाइजो आपके लिए एकदम रेलेवेंट नहीं है, बिलीव मी, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दो एक्सप्लेनेशन है सर जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी, आप ना पहले पॉइंट्स का सीक्वेंस याद करो, आप बस क्रोनोलॉजी याद करो, जब आप अगली बार पढ़ोगे ना तो थोड़ा और लैंग्वेज बनेगा आपका। अभी सिर्फ याद करो कि अगर अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने दूसरे सब्सिडरी कंपनी के थ्रू किसी और कंपनी में वोटिंग पावर होल्ड करती है, तो उस वोटिंग पावर को भी आप इंक्लूड करोगे सब्सिडरी कंपनी डिटरमाइन करने में। और दूसरा, जब कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड की बात होती है, तो अगर आप ऑल या मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अगर अपॉइंट करते हो, तो आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड का पावर है, उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन दे रहे हैं, ठीक है। तो सर प्रशांत कह रहा है सर प्रोवाइडेड वाली लाइन बताओ ना। प्रशांत मैं बता दूंगा, क्या करोगे, मैं बता दूंगा, मेरे को 10-15 मिनट लगेंगे, मैं आपको पूरा सीए फाइनल लेवल का भी बता दूंगा। आपको नहीं विश्वास होता है, आप जाओ, छोड़ो ये, आप जाओ अपना 186 खोलो सबसेक्शन, और वन सबसेक्शन 1 खोलो, 186 सीए फाइनल का सबसेक्शन 1 खोलो, वहां पे आपको समझ आएगा नॉट सच लेयर्स क्या होता है। बट आपके लिए रेलेवेंट नहीं है दोस्त, यहां मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एग्जाम में भी आएगा ना, आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। होती अगर तो मैं बता देता आपको, पर मेरे को पता है ना आपको कितना कॉर्पोरेट लॉ दिमाग में लेके जाना है, ये लाइन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। जब होगी मैं आपको बता दूंगा। अब सर मेरी बात सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन अपना कल ही हो गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है और कैश फ्लो किसको किसको नहीं बनाना पड़ता, वो अपना डेफिनेशन पढ़ करके हो गया था। सर एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, कल जब मैंने आपको बोला था कैश फ्लो में 3 कंपनीज को नहीं बनाना पड़ता है, एक और कंपनी थी एक्चुअली जो पॉइंट अपने आईसीआई मॉड्यूल में भी है, एक तो 1% कंपनी, दूसरी स्मॉल कंपनी, तीसरा डोरमेंट कंपनी, और एक चौथा कंपनी इन्होंने डाला है प्राइवेट कंपनी, इफ सच प्राइवेट कंपनी इज अ स्टार्टअप कंपनी। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, 4 कंपनी है जो हाथ के हाथ चलते हैं, 4 कंपनीज हैं जिनको बहुत सारे एग्जेम्पशन हाथ के हाथ मिलते हैं, ये 4 कंपनी याद कर लो। पहला है 1% कंपनी, दूसरा है डोरमेंट कंपनी, तीसरा है स्मॉल कंपनी, और चौथा है एक प्राइवेट कंपनी। पर सर हर प्राइवेट कंपनी को ये एक्सेप्शन नहीं देते, प्राइवेट कंपनी में 2 तरह के कंपनी होते हैं, एक जो स्टार्टअप कंपनीज है, एक जो अदर देन स्टार्टअप है। तो इन लोगों को अदर देन स्टार्टअप को कुछ प्रमोट नहीं करना है, इनको मतलब है स्टार्टअप कंपनी से। स्टार्टअप मतलब क्या सर, आप एक स्टार्टअप कंपनी तब कहलाओगे जब आप डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड करके एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में जाकर के जब आप अपने आप को रजिस्टर करवा लोगे, जैसे मेरी कंपनी है उसका नाम मैंने द रैंकर्स वे रखा है, अगर द रैंकर्स वे जाकर के प्रूव कर देता है ये डिपार्टमेंट को कि भाई मैं कुछ इनोवेटिव कर रहा हूं, मैं कुछ नया कर रहा हूं, कुछ मैं क्रिएटिव कर रहा हूं, मेरे को एज अ स्टार्टअप रजिस्टर कर लो, तो मैं स्टार्टअप हो जाऊंगा, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, तो मेरे को कंपनीज एक्ट में बहुत सारे एग्जेम्पशंस मिल जाएंगे। तो सर स्टार्टअप क्या होता है इसका डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, प्राइवेट कंपनी का अपन ने पढ़ लिया, ये 4 कंपनीज है जिनको एग्जेप्शन मिलता है। पहला एग्जेम्पशन जो हमने पढ़ा है कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। कल मैंने आपको ये 3 पॉइंट बताया था, आज मैंने आपको चौथा बता दिया, प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप। अब सर थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन को होल्ड में डालो, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन का डिस्कशन कर रहा है। फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन है आईसीआई मॉड्यूल ने अपने सिलेबस में से हटाया है, इंटर के मॉड्यूल में से उन्होंने यहां चैप्टर 1 से हटाया है। मेरे को थोड़ा सा और रिसर्च करने तो ये आपके लिए रेलेवेंट है, क्योंकि फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन बहुत डीप है और वो आपके सीए फाइनल में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो सीए इंटर में इनका क्या मूड है वो अपन फिगर आउट करेंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको मेरे को उसके लिए। सर अपना क्वेश्चन नंबर 5 कल डिस्कस हो गया था ना, had we or had we not discussed question number 5? Yes, we had discussed. I clearly remember we had discussed question number 5. एक कंपनी थी, स्मॉल कंपनी थी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल नहीं किया था, स्मॉल कंपनी है कि नहीं ये बताओ, और अगर स्मॉल कंपनी है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं फाइल करेगी तो चलेगा क्या, ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन था। अब सर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करो, आपका टाइम शुरू होता है अब। आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ निपटाना नहीं है। क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ो और आराम से खत्म करो, घाई नहीं है। आप ये मत सोचो मैं 10 लोग का खत्म हो जाएगा, आप आराम से पढ़ो, आपको समझ आना चाहिए और उस हिसाब से आपकी स्पीड भी पता चलेगी। स्टार्ट। सॉल्व भी करो आदर्श बेटा, सॉल्व करो उसको। बेटा रीड नहीं करो, सॉल्व करो। आप आंसर भी बताओ मेरे को। सर क्वेश्चन में दो पार्ट है, क्या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ सर, पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट होती है, उसका पूरा प्रोसेस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, क्या क्या करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अभी 230 मेंबर हैं टोटल, इसका टोटल 230 आता है। सवाल यह है क्या इसको मेंबर्स का रिडक्शन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितना है, 200। तो सर देखो, मेरे को ये बताओ, ये 230 का नंबर तो एक्चुअल में बता रहे हैं। जब हमने सेक्शन 268 पढ़ा था तो हमने देखा था कुछ लोगों को इंक्लूड मत करना मेंबर्स में, उस हिसाब से एग्जैक्टली क्या आ रहा है नंबर वो पता करते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, सर डायरेक्टर्स को इंक्लूड करोगे क्या मेंबर्स में? बिल्कुल करोगे सर, 50। एम्प्लॉइज जो आज के डेट में है 15, क्या इनको इंक्लूड करोगे? नहीं सर, आज के डेट में जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनको इंक्लूड नहीं करोगे। एक्स एम्प्लॉइज, सर शेयर्स वर अलॉटेड व्हेन दे वर एम्प्लॉइज, पहले जब एम्प्लॉइज थे तब उनको शेयर्स दिया था, अब वो एम्प्लॉय नहीं रहे। भाई अभी एम्प्लॉय नहीं है, उसको मेंबर में इंक्लूड करोगे कि नहीं करोगे? अभी एम्प्लॉय नहीं है तो सर फर्क नहीं पड़ता, जब एम्प्लॉय थे तब शेयर्स दिया था ना, हाँ तो अभी नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इंक्लूड नहीं करोगे। 5 कपल्स होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली इन द नेम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, दो जिस्म एक जान, तो इसको 10 नहीं सर, इसको 5 गिनोगे और अदर्स जो है उनको 145 गिनोगे तो आपका एग्जैक्ट 200 आता है। सर मैंने आपको क्लास में बताया था 200 इन, ठीक है 201 नहीं चलेगा, 200 चलेगा। सर ये जो एग्जैक्ट 200 आता है ना, एग्जाम में फट जाती है, मानो या ना मानो, एग्जाम में दिमाग खराब हो जाता है कि भाई 200 था कि 200 से कम था, क्या था, मतलब एग्जैक्ट 200, 199 दे दो ना तुम, हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। पर हमारी लाइफ इजी हो जाए इससे उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो सर इसलिए इन्होंने एग्जैक्ट 200 दिया। प्राइवेट कंपनी एग्जैक्ट 200 तक रख सकते हो, 201 नहीं रख सकते, तो इनको कोई रिडक्शन इन मेंबर करने की जरूरत नहीं है। दोस्त आंसर नहीं है बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर प्रेजेंट कैसे करोगे, पढ़ो मेरे साथ। जय लालवानी, एक बार आंसर पढ़ो, आपको समझ आ जाएगा, एक बार आंसर पढ़ो मेरे साथ। According to Section 268, private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and which by its article limits the number of members to 200। सर एक चीज समझो यहाँ पे, सर एक बस खत्म राहुल, इस क्वेश्चन के बाद पैकअप। सर एक चीज समझोगे यहाँ पे, क्वेश्चन में ना उसने प्राइवेट कंपनी के तीनों पॉइंट्स का आंसर नहीं दिया। उसने ये नहीं बोला प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो लिमिट करती है नंबर ऑफ मेंबर्स, या जो प्रोहिबिट करती है इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक। उसने सीधा पॉइंट में मारा कि भैया बहुत सारी चीजें होती है जिसमें एक चीज वो रोकती है कि नंबर ऑफ शेयर्स 200, नंबर ऑफ मेंबर्स 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। एक चीज पे सीधा पॉइंट मारा। उसके बाद कहता है हाउ एवर वेर 2 or more persons hold 1 or more shares jointly, then for this purpose it shall be treated as single member। और फर्दर इन्होंने प्रोवाइड किया है कि एम्प्लॉयमेंट में जो लोग हैं या फॉर्मरली जो एम्प्लॉयमेंट में लोग थे इनको इंक्लूड मत करना। इंस्टेंट केस में इसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 200 होते हैं, जैसा कि यहां पे हमने निकाला, तो देयरफॉर देयर इज नो नीड फॉर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ मेंबर्स सिंस एग्जिस्टिंग मेंबर्स आर 200। और इन्होंने एक और बात भी की थी कि पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, वो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सर। सर इससे आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आईसीआई मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आदित्य कह रहा है ये क्वेश्चन जो है ये मई 22 में आया था। आदित्य कह रहा है ये क्वेश्चन जो है ये मई 22 में आया था। आदित्य हम चेक कर लेंगे, बट उसके अलावा दोस्तों ये आपका पूरा क्वेश्चन बैंक है। सिर्फ 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया आपको। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, होमवर्क कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन बैंक। आप आराम से कर लोगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो गए। सेकेंड, रीड डेफिनेशंस विच आर मार्क्ड इन ग्रे। ये जो डेफिनेशन अगर आप मेरे समरी नोट्स देखोगे ना जो मैंने आज अपलोड किया है,
अगर आप ये समरी नोट्स जाकर के देखोगे तो समरी नोट्स के कुछ नंबर के ऊपर मैंने ग्रे मार्क किया, ये हर जगह नहीं है, 14 के ऊपर नहीं है, 15 के ऊपर है, 16 के ऊपर नहीं है, 17 के ऊपर है। तो जहां जहां मैंने ग्रे मार्क किया है उनका डेफिनेशन जाकर के रीड करोगे, ये दो आपका होमवर्क है सर। क्वेश्चन बैंक खत्म एंड समरी नोट्स का डेफिनेशन ग्रे वाला। ये टोटल मिला करके ये काम आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। पर सर अगर 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है ना, खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी पे फोकस कर रहे हो, टाइम पे नहीं। आपके पास समय की लिमिट ही नहीं है सर। आपको ऐसा लग रहा है आपकी क्लास है, कॉलेज है, ये वो है, समय वमय, समय की लिमिट ही नहीं है अगर आप शांति से पढ़ो तो। जैसे आप अगर मान लो बीच पे लेट करके से बुक पढ़ रहे हो तो कैसे मजा आती है, उतना मजा आएगा ऐसा मैं बोलूंगा तो मैं झूठ कह रहा हूं। पर पढ़ना तो है अपने को, अभी तो शुरुआत हुई है सीए की, तो दोस्तों पढ़ना तो है अपने को। तो प्लीज ये दो चीजें जाकर के 1 घंटा, या ये दो चीजें विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, तुम ज्यादा कर सकते हो तो नथिंग बेटर, बट मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है, 1 घंटा या दोनों चीजें जो भी खत्म हो जाए विच एवर इज अर्लियर, आप अपना बुक बंद कर देना। ठीक है? तो सर हर्ष कह रहा है प्लीज अपडेट योर शीट। हर्ष मैं ये शीट अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपको कुछ काम नहीं आने वाला, पर फिर भी मैं ये शीट अपडेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। थैंक्स अ लॉट फॉर watching this lecture. Those who have doubts can now stay back. और जिनको जाना है आप लोग जा सकते हो, जिनको पढ़ के कल डाउट्स पूछना है आप कल पूछ सकते हो, लेकिन जिनको डाउट्स है प्लीज यहां रुक जाओ। पर जाने के पहले मेरे को एक बार बता दो कि आपको मजा आ रहा है। फील फ्री टू से नहीं आ रहा है। थोड़ा भाई ऐसा कमेंट मत करो, थोड़ा बुरा लगता है ऐसा मैं बोलूंगा वो मीम के जैसे, पर नहीं आ रहा है तो भी बोल दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फटाफट बता दो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तक ही ऐसा है, अपन को ऐसा धक धक हो रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, yes, 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 yes. कोई है हिम्मत? नो सर आ रहा है, पर मन में बोलेंगे, अभी बाहर नहीं बोलेंगे। अमेजिंग लग रहा है। ठीक है गाइस, चलो मजा आएगा और मजा आएगा, और लेवल ऊपर जाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। सीए इंटर की पढ़ाई है दोस्त, जब क्लास खत्म होगा ना तो लॉ में एक लेवल ऊपर पहुंच जाओगे आप। ठीक है? चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट, आई विल सी यू ऑल टुमारो। जिन लोगों का डाउट है वो लोग रुक जाओ, बाकी जिन लोगों को जाना है आप जा सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।